न्यूजीलैंड में पढ़ने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो समझिए कि ये गाइड आपके इसी सफर को हकीकत में बदलने में पूरी मदद करेगी। न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने का सपना बहुत से स्टूडेंट्स का होता है, और सच कहूँ तो ये सपना हो भी क्यों ना। वहाँ की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, शानदार लाइफस्टाइल और हाँ, ग्रेजुएशन के बाद काम करने के बेहतरीन मौके दुनिया भर के छात्रों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन इस सपने के रास्ते में एक बड़ी सच्चाई भी है, एक बड़ी चुनौती। जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा रिजेक्शन रेट पता है कितना था? 40%। ये आंकड़ा काफी बड़ा है, और हम यहाँ इसी समस्या के समाधान पर फोकस करने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि इतनी रुकावटों के बाद भी ये सफर आखिर क्यों इतना फायदेमंद है। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि न्यूजीलैंड पढ़ाई के लिए एक टॉप डेस्टिनेशन क्यों माना जाता है। देखिए, न्यूजीलैंड में पढ़ाई के फायदे कई हैं। यहाँ न सिर्फ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रियां मिलती हैं, बल्कि 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलता है। शानदार क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेफ्टी और ग्रीन लिस्ट के जरिए पीआर के साफ रास्ते इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ के एम्प्लॉयर्स इंडियन ग्रेजुएट्स को नौकरी देने में काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सलाह है, एक तरह से कहें तो एक प्रो टिप है। सिर्फ 1 साल की मास्टर डिग्री से 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल सकता है। ये ग्रेजुएशन के बाद अपने करियर के मौकों को बढ़ाने का एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक तरीका है। किसी भी सपने को हकीकत में बदलने के लिए प्लानिंग तो करनी ही पड़ती है ना? तो चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। एडमिशन, खर्च और स्कॉलरशिप, जो इस सफ़र के सबसे ज़रूरी पड़ाव हैं। अगर पहले साल के खर्च का एक मोटा हिसाब लगाएं, तो ट्यूशन फीस औसतन 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर के आसपास होती है। रहने का खर्च कम से कम 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर, और ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह के लिए करीब 2,000 न्यूजीलैंड डॉलर और मानकर चलिए। हाँ, मानता हूँ कि ये लागत ज़्यादा लग सकती है, पर अच्छी खबर ये है कि भारतीय छात्रों के लिए कई शानदार स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, जैसे न्यूजीलैंड एक्सीलेंस अवार्ड्स, माना कि न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप, और अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ भी स्कॉलरशिप देती हैं, जिससे ट्यूशन फीस का बोझ काफ़ी कम हो सकता है। तो मान लीजिए पैसों का इंतज़ाम हो गया, लेकिन अब वापस आते हैं उस 40% रिजेक्शन रेट पर। आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ज़्यादातर मामलों में ये वजह है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में कमी। देखिए, एक मजबूत वीज़ा एप्लीकेशन की नींव इस बात पर टिकी होती है कि फाइनेंशियल तैयारी कितनी पक्की है। फंड का सही और वेरीफाइबल प्रूफ न दे पाना ही वीज़ा रिजेक्शन का नंबर 1 कारण है। तो सवाल उठता है कि ये साबित कैसे करें? इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है फंड्स ट्रांसफर स्कीम, जिसे FTS भी कहते हैं। इसमें आप अपने रहने का खर्च न्यूजीलैंड के एक खास बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं, और ये पैसा आपको हर महीने किश्तों में मिलता रहता है। इससे इमिग्रेशन वालों को पूरा भरोसा हो जाता है कि आपके पास रहने के लिए पैसे हैं, और इससे आपकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये प्रोसेस कुछ सिंपल स्टेप्स में हो सकता है। सबसे पहले टोटल खर्च कैलकुलेट करें, फिर फंड का सोर्स पहचानें, जैसे सेविंग्स, एजुकेशन लोन या कोई फैमिली स्पॉन्सर। इसके बाद लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट जैसे सभी ज़रूरी प्रूफ इकट्ठा करें, और आखिर में ये पक्का कर लें कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा आया है उसका पूरा हिसाब किताब हो और वो वेरीफाइबल हो। और हाँ, कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। अपने अकाउंट में अचानक से कोई बड़ी रकम जमा ना करें जिसका आप हिसाब ना दे सकें। हमेशा लेटेस्ट, मतलब 1-2 हफ्ते से ज़्यादा पुराने ना हो, वही बैंक स्टेटमेंट दें। किसी इनफॉर्मल लोन पर भरोसा ना करें, और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बैन भी लग सकता है। चलिए, अब वीज़ा की मुश्किल पार हो गई। अब बात करते हैं एक नए देश में जिंदगी की रोमांचक हकीकत की। भारत और न्यूजीलैंड के कल्चर में आखिर क्या फ़र्क है? दोनों देशों के बीच कुछ बड़े दिलचस्प कल्चरल डिफरेंसेस हैं, खासकर वर्किंग एनवायरनमेंट में। भारत में जहां हायरार्की और फॉर्मेलिटी होती है, वहीं न्यूजीलैंड में टीम वर्क और इंक्लूसिविटी पर जोर दिया जाता है। यहाँ बॉस से लेकर कलीग तक सब एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत सीरियसली लिया जाता है। सोशल लाइफ में भी काफ़ी फ़र्क है। भारतीय कल्चर ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड होता है, जहाँ बड़े-बड़े फैमिली फंक्शन आम बात है। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की सोसाइटी ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिपेंडेंट है, जहाँ लोग अक्सर छोटे ग्रुप्स में मिलना जुलना पसंद करते हैं और पर्सनल फ्रीडम को बहुत अहमियत दी जाती है। और आखिर में लाइफस्टाइल।
भारत जहां अपने रंग बिरंगे त्योहारों के लिए जाना जाता है, वहीं न्यूजीलैंड की जिंदगी आउटडोर एडवेंचर्स और नेचर के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे हाइकिंग, स्कीइंग, सर्फिंग, पहनावे में भी ये फर्क दिखता है। भारत के ट्रेडिशनल कपड़ों के बजाय न्यूजीलैंड में लोग कैजुअल और फंक्शनल फैशन ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक तरह से कहें तो आपकी कामयाबी का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? आइए सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। न्यूजीलैंड में कामयाब होने के लिए इन 5 बातों को गांठ बांध लीजिए। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सावधानी से करें, स्कॉलरशिप के लिए जल्दी अप्लाई करें, वहां की कल्चर को अपनाएं और लोकल दोस्त बनाएं, 20 घंटे के वर्क वीक का इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस हासिल करें और पढ़ाई और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए अलग-अलग क्लब्स ज्वाइन करें। तो अब आपके पास एक तरह से पूरा नक्शा है। सवाल ये है कि क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं?